ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। आज की खास पेशकश की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य की। लगता है अनिरुद्धाचार्य की आदत ही महिलाओं का अपमान करने की हो गई है। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। कल उन्होंने महिलाओं को लेकर एक अशोभनीय टिप्पणी की। टिप्पणी को लेकर जब हंगामा हुआ, कई जगहों पर महिलाओं और दूसरे संतों ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका। इसके अलावा महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। चारों तरफ से घिरने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने बयान पर माफी मांगी। इसे बदतमीजी नहीं तो आखिर क्या कहेंगे कि माफी मांगते हुए भी अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के सम्मान को अपने बेशर्म शब्दों के साथ ठेस पहुंचाने से बाज नहीं आए। एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आज ही एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? ओह, समझने वालों से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अनिरुद्धाचार्य के कुछ का मतलब उन्होंने बहुत कुछ निकाल लिया। इस कुछ के चक्कर में अनिरुद्धाचार्य को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। किसी ने बेशर्म बोला, किसी ने बदतमीज बोला, किसी ने संत के भेष में अमर्यादित आचरण वाला व्यक्ति कहा। वो ना समझ ये नहीं समझे कि अनिरुद्धाचार्य सबकी नहीं बल्कि कुछ लड़कियों की बात कर रहे थे। हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आज ही एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोग ऐसे हैं। तो अनिरुद्धाचार्य का कुछ कुछ क्या होता है ये विरोध करने वाले मनुष्य नहीं समझे। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। करना चाहिए सब कौन सब। मिस्टर अनिरुद्धाचार्य क्या कुछ की रट लगा रखी है। बेशर्म बोल बेशर्म होते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। ये सब ड्रामा नहीं चलता। वैसे आप होते कौन हैं ये तय करने वाले कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे होते हैं। इस कुछ की परिभाषा क्या है, कृपया करके समाज को बताएंगे। वो तो धर्म है तो आप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सच्चा सनातनी बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारे देश में लोग लॉजिक से ज्यादा मैजिक पर भरोसा करते हैं। पहले ही नाक कटवा चुकी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भगवान के चमत्कार की बात करके कुछ के नाम पर तुम महिलाओं के बारे में कुछ भी कहते चले जाओगे और लोग सुनते रहेंगे। देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है।
अनिरुद्धाचार्य, अब हमारी बात जरा कान खोलकर सुनिए। ये संत वाला चोला उतारकर फेंक दीजिए, क्योंकि अपने आचरण और शब्दों से आप इसे पहनने के लायक बिल्कुल नहीं बचे हैं। कल क्या काफी नहीं था जो आपने अपने बेशर्म शब्दों से महिलाओं का अपमान करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसा कि उम्मीद भी थी, इतने बेशर्म और निर्लज बोल के बाद अनिरुद्धाचार्य का विरोध होना तय था। हुआ भी वैसा ही। इसके बाद जब अनिरुद्धाचार्य को लगा कि उन्होंने अपनी जबान से बेहद घिनौना कृत्य कर दिया है, तो 4 कैमरे बुलाकर माफी मांगने का ढोंग रचा गया। वैसे ढोंग रचना ऐसे लोगों का प्रिय मनोरंजन होता है। माफी की इस नौटंकी में अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के अपमान की मात्रा और बढ़ा दी। देखो, बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। बेशर्मी भरे बोलों की भी एक सीमा होती है। अब अनिरुद्धाचार्य के बेशर्म बोल वाले पाप का घड़ा भर चुका है। लोग जान चुके हैं कि ये संत नहीं है, क्योंकि वो संत ही क्या, जिसकी वाणी में दूसरों के प्रति सम्मान न हो। इसलिए अनिरुद्धाचार्य का विरोध और तेज हो गया है। अनिरुद्धाचार्य जी, आप होते कौन हैं किसी बहू बेटियों के विषय में इस तरह से बोलने वाले? आपको किसने बोलने का अधिकार दे दिया कि मैंने कुछ एक लड़कियों को बोला है कि वो मुंह मारती हैं 4 जगह? कुछ एक लड़कियों को भी आप क्यों बोलेंगे? आप उसके भाई हैं कि बाप हैं कि उसके पड़ोसी हैं कि उसके पटीदार हैं? कौन है आप? और वो कौन सी लड़कियां हैं जिसको आपने इस ढंग से बोला कि कुछ एक लड़कियों के लिए मैंने बोला? अरे आपने गलत शब्द अभी भी प्रयोग किया, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। ये जो बातें कर रहे हैं ये रिग्रेसिव थिंकिंग है। ये 1943 में वापस लेके जा रहे हैं, हम 2025 में हैं। ठीक है, रिग्रेसिव थिंकिंग, हमें प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ बढ़ना है। तीसरी बात, जो वाणी है, अगर वो वाणी आपको पथभ्रष्ट करती है तो समाज को जागना होगा ताकि आपकी श्रद्धा ठगी ना जाए। सही राह पे जाने की बात करें तो सभी को कहिए कि हमारे समाज में इस तरह की चीजें हो रही है। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता। हमें अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देने चाहिए। पुरुषों को आप एक बार भी टिप्पणी नहीं करते हैं जब उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, लेकिन अगर महिला, अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, किसी की भी कारण से अगर वो डिवोर्स लेती है और दूसरी शादी करती है, तो यही समाज आकर के खड़ा हो जाता है, उस पर टिप्पणी करता है, उसको दोषी ठहराता है कि उसने उसी के अंदर कोई दोष हुआ होगा कि जिसकी वजह से उसका डिवोर्स हो गया। ऐसे संत के लिए महिलाओं को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए और उनको भी आगे से पता चलना चाहिए कि किसी महिला हो, जब पुरुष हो, जब बच्ची हो, किसी के लिए भी कोई गलत शब्द ना बोलना चाहिए। तो कुछ का क्या होता है, कुछ में नहीं होता, वो सब सर्वजन हिताय है वो, और सर्व महिलाओं के सम्मान की बात है। तो कुछ का और आंकड़े क्या, वो कोई आंकड़ा लेकर के बैठे किसी विषय का। सब कौन समझाता है आप लोगों को? उल्टा कचरा भूसा कौन भरता है? लेकिन हैरानी तो ये सोचकर होती है कि जो व्यक्ति अपने प्रवचन में भाषा और शब्दों पर दूसरों को इतना ज्ञान देता है, खुद अपनी मानसिकता में वो इतना बीमार कैसे हो सकता है? सियार को कितना ही रंगा जाए, लेकिन जब वो मुंह खोलेगा तो दुनिया को पता चल ही जाएगा कि वो सियार है। यही हाल अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों का है, क्योंकि वो 1-2 बार नहीं बल्कि बार-बार ऐसे बोलते हैं। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी, तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी
लक्ष्मी है। आखिर में अनिरुद्धाचार्य हम यही कहेंगे कि महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि महिलाओं को इस देश में देवी माना जाता है। और आपके अंदर अगर जरा सी भी आध्यात्मिकता, आस्था और सनातन के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो आप अगली बार अपनी वाणी से महिलाओं के प्रति जो बोलेंगे तोल मोल कर बोलेंगे। बाढ़ में बहता बिहार, आखिर कहां है नीतीश सरकार? बिहार का एक गांव जल समाधि ले रहा है। एक एक करके गांव के घर गंगा की उफनती लहरों में समाते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में 150 से ज्यादा घर मलबे में तब्दील होकर गंगा की लहरों के साथ बह चुके हैं। इन घरों में रहने वाले लोग बेबस होकर खून पसीने की कमाई से खड़े किए गए मकानों को बहते हुए देख रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिहार की सियासत में इन लोगों की पीड़ा पर कोई शोर नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं। इसलिए नेताओं का ध्यान इनकी परेशानियों की तरफ नहीं गया। यही वजह है कि ये लोग बाढ़ के आंसू रोने के लिए मजबूर हैं। सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं, खटारा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। उनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए। सहूलियत वाली सियासत के शोर में इन आंसुओं को देखने सुनने वाला कोई नहीं है। बिहार विधानसभा का पूरा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो मालूम है सरकार ने कितना काम किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में उलझते रहे, भाषा की मर्यादा तार तार करते रहे, लेकिन किसी ने भी उन मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश नहीं की जो जनता से जुड़े हैं। यही वजह है कि प्रदेश की जनता रो रही है, क्योंकि उसके दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। वीडियो में रोते नजर आ रहे बुजुर्ग बिहार के आरा जिले में जमनिया गांव के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इनकी पीड़ा ये थी कि इनका घर इनकी आंखों के सामने देखते ही देखते गंगा की उफनती लहरों में समा गया। बुजुर्ग जाखड़ चौधरी बेबस होकर बाढ़ में बहते घर को देखते रहे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सके। ये बेबसी और दर्द इसलिए भी है क्योंकि किसी तरह पाई पाई जोड़कर 16 लाख रुपए से घर बनाया था। अब उसी घर को गंगा की लहरें बहा कर ले गई। 4 पुस्त बीत गया। वहाँ पर दादाजी हमारे पहले वहाँ पर घर पहले से वहाँ साफ सुथरा करके वहीं से घर बनाया। घर गंगा नदी कटाव में चले गए। सब मजदूरी बनिहारी करके हम लोग बनाया था और दूसरे का थोड़ा खेत बोता था। हालांकि जमनिया गांव में ये किसी एक व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके घर उनकी आंखों के सामने गंगा में होते लगा चुके हैं। गोइल ओह, पूरा गांव तबाह हो गई। पूरा जवनिया गांव तहस नहस हो गइल बा, प्रलय मच गइल बा। पको ओह, पूरा सब तहस नहस हो गइल जवनिया गांव। ये देखिए घर गिर गया, ये देखिए घर गिर गया गंगा जी में। ये पूरे जिंदगी भर की कमी से घर बनी है सर। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में नदी के किनारे मिट्टी का कटाव हो रहा है। आसपास बने मकानों की जमीन खिसक रही है और वो तिनके की तरह नदी में गिर रहे हैं।
एबीपी न्यूज संवाददाता इस गांव की पीड़ा देश के सामने लाने के लिए मौके पर पहुंचे। एबीपी न्यूज के कैमरे में ही ये दृश्य रिकॉर्ड हुए जब नदी की तेज धार में कई घर बहते चले गए। आसपास के लोग शोर मचाते रह गए लेकिन कुछ न कर सके। जानकारी के मुताबिक अब तक गांव के लगभग 150 घर बह चुके हैं। भारी बारिश होने से गंगा नदी जो है वो उफान पर है। 3-4 दिनों से भीषण कटाव हो रहा है, कटाव जारी है। कई मकानें गंगा नदी में विलीन हो चुकी हैं। नदी का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है, जिससे लोगों में जो है वो भय का माहौल है। जो जानकारी मिल रही है लगभग 500 परिवार जो हैं वो बेघर हो गए हैं। ज़रूरी यही है कि समय रहते ध्यान दिया जाए, नहीं तो स्थिति जो है यहाँ पर और बदतर हो सकती है। गंगा की लहरों के चलते गांव में कटान इतनी तेजी से हो रहा है कि इस गांव का अस्तित्व ही मिटने के कगार पर आ चुका है। परेशानी तो बहुत हो रही है यहाँ। परेशानी तो पूरा मकान ढह गया, पूरा इतना परेशानी है कि तो कोई बात नहीं। ये गंगा जी बहुत दूर थी, कोसों भर दूर थी। धीरे धीरे काटते काटते कोई ध्यान नहीं देता था, गांव वाले भी ध्यान नहीं। 3 सालों से हो रहा है ना? हाँ जी, 3 सालों से जो घर है वो नदी में समा रहे हैं ना। हाँ जी, सब बह गया, सब धीरे धीरे बहता जा रहा है। अभी न, इस पर भी नहीं रुकाएगा तो अब और भी अच्छी होगा। गांव में हो रहे कटान के चलते प्रशासन ने लोगों को अस्थायी शिविरों में शिफ्ट किया है। गांव में ऊंचे तटबंध वाले इलाकों में अस्थायी टेंट बनाए हुए हैं, लेकिन इन शिविरों के अंदर हालात काफी खराब हैं। 15 दिन से गंगा जी मोए घर दुआर 10 गो 12 घर के कीता रहला, मैं ढोर ढीम लाग। वो अपन गरीब जान के चाहे जैसे जान के बेचारू अपना तरफ से खियावत, सरकार व्यवस्था नहीं के कैले। अभी 100% में 75% घर ढह गइल बा, 25% बचल बा। वहीं शुक्रवार को पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस गांव का दौरा किया था। जब वो ग्रामीणों के साथ हालात का जायजा ले रहे थे तभी उनके सामने कई घर भर भरा कर नदी में समा गए। इस दौरान पप्पू यादव भी बाल बाल बचे। वो जहां खड़े थे वहां से कुछ दूरी पर एक घर लहरों की चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने किसी तरह खींचकर पप्पू यादव की जान बचाई। सामने में ना 10 घर गिरा, कोई उम्मीद थी बचने की? 2, 4, 5 सारे पत्रकार और पप्पू यादव तो गांव वाला खींच लिया, बचा लिया। कितने लोगों की उम्मीद खत्म कर दिया। ये विधानसभा में गाली गलौज करेंगे, मां बहन करेंगे, राजनीति करेंगे और ये नेता लोग मस्त हैं। एक भी कलेक्टर मिले आपको? ये एक भी क्यों नहीं बचेगा? ये हालात तब हैं जब इस बिहार में बीते सालों के मुकाबले अभी कम बारिश हुई है। इनकी मांग है कि मदद के नाम पर इन लोगों की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर घर बनाकर दिए जाएं। हालांकि अभी इनकी समस्या नहीं सुनी जाएगी। नेताओं को इनकी याद तब आएगी जब विधानसभा के चुनाव और नजदीक आ जाएंगे। तब तक इनके जख्मों पर वक्त का मरहम लग चुका होगा। तब मदद के नाम पर मुआवजा राशि का ऐलान होगा, क्योंकि राजनीति में दर्द और पीड़ा को भी वोट के हिसाब से तोल कर देखा जाता है। दर्द पर भी मरहम तब लगता है जब उसमें वोट वाला विटामिन दिखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज, सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ, शासन प्रशासन से पूछता है जरूरी सवाल। आज घंटी बजाओ में बात होगी आपके आज और आपके अपनों के कल की। घंटी बजाओ में आज हम 2 बुनियादी मुद्दों की बात करने जा रहे हैं। ये मुद्दे हैं शिक्षा और बिजली। आपको दिखाएंगे किस तरह उमस भरी गर्मी में यूपी की जनता बिजली कटौती से जूझ रही है। साथ ही बात होगी जर्जर स्कूलों की जो बच्चों की जान ले रहे हैं। सोचिए,
बच्चा हंसता खेलता स्कूल जाए और वो घर जिंदा ना लौटे, स्कूल की इमारत ही गिर जाए और बच्चे की जान चली जाए। शिक्षा के मंदिर में जहां बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए मां बाप भेजते, उसी मंदिर में उनके घर का चिराग बुझ जाए। राजस्थान में सरकारी स्कूल की छत बच्चों पर मौत बनकर गिर गई। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक सरकारी स्कूल का हाल है, मध्य प्रदेश में भी बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ये दर्द, ये चीख पुकार, ये मौत का मातम, मंजर ऐसा कि कलेजा कांप जाए, क्योंकि ये दर्द है कलेजे के टुकड़े को खो देने का। राजस्थान के झालावाड़ में बच्चों से भरे स्कूल की छत गिर गई, 7 बच्चों की जान चली गई। ऐसा नहीं है कि स्कूल आज बना और कल ध्वस्त हो गया, स्कूल की हालत जर्जर थी, लेकिन लापरवाही की हद देखिए। जब छत से कंकड़ गिरने लगे तो बच्चों ने शिकायत भी की, लेकिन मौत की ये आहट किसी ने नहीं सुनी। सबसे पहले हमने मीना मैडम से और जावेद जी सर से कहा कि सर क्लास में पत्थर गिर रहे हैं, हमको बाहर जाने दो, तो हमको धमकाकर बैठा दिया। फिर हम बैठ गए और अचानक से बिल्डिंग गिर गई और हम फाटक के वहाँ बैठे थे, जो हम तो बाहर निकल आए और जो बैठे थे वो बिल्डिंग के नीचे दब गए। बिल्डिंग गिरने लगी, आपने देखा कि कुछ बच्चे दब गए तो आप बचाने के लिए गए और फिर किसी टीचर ने आपको पकड़ के खींच लिया कि मत जाओ, तुम मर जाएगा, तुम मत जाकर अंदर, तुम मानोगे साहब, मुँह नहीं माने होता, मैंने कल क्या कर दी। जो सारे बच्चे थे वो ठीक पीछे का जो कमरा है उसमें थे, टीचर लोग कहाँ पे थे और क्या कर रहे थे? कुर्सियां बैठे था, नाश्ता कर रही था। क्या खा रहे थे? हाँ, खा रही था पोया जलेबी। सरकारी स्कूल में यह हादसा तब हुआ जब राजस्थान में जर्जर स्कूलों की एक लिस्ट बनाई गई थी। ये लिस्ट कैसे बनी थी, कितनी गंभीरता के साथ बनी थी, अब आप इसका अंदाजा भी लगा ही लीजिए। खुद कलेक्टर साहब बता रहे हैं कि लिस्ट में इस स्कूल का नाम नहीं था। हम हर साल जून जुलाई में सभी को निर्देशित करते हैं, निर्देशित करके जो क्षतिग्रस्त भवन है उनकी सूची संबंधित विभागों से मंगवाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस स्कूल से ऐसी कोई रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई थी। अगर संस्था प्रधान द्वारा या इनके अधिकारियों द्वारा होती तो हम भी इस स्कूल को बंद करवाते। हादसे के बाद सहानुभूति जताई जा रही है, नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है, लेकिन अब ये घड़ियाली आंसू किस काम के? अगर वक्त रहते जर्जर स्कूल से बच्चों को हटा लिया जाता तो मासूमों के परिवार में ये कोहराम नहीं मचता, किसी के घर का चिराग नहीं बुझता। अब शासन प्रशासन और सरकार लापरवाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन संवेदनहीनता अब भी जारी है। इसका सबूत ये 2 तस्वीरें हैं जो जख्म पर नमक छिड़कने से कम नहीं है। एक तस्वीर उस स्कूल की है जिसकी छत गिरी और वो मिट्टी में मिल गया। दूसरी तस्वीर उस अस्पताल के बाहर की है जहां हादसे के बाद जख्मी बच्चों को लाया गया था। प्रशासन को जैसे खबर लगी कि हादसे के बाद माननीय लोगों, नेताओं, मंत्रियों का दौरा होगा, उन्हें कोई समस्या ना हो, माननीयों के पांव गड्ढे में ना पड़े, उनकी गाड़ी हिचकोले ना खाए, इसलिए रातों रात सड़क के गड्ढे भर दिए गए। इस अस्पताल में हर रोज सैकड़ों मरीज और उनके परिवार के लोग आते हैं, रोड महीनों से खराब है। लेकिन इसकी मरम्मत का मुहूर्त तब निकला जब स्कूल हादसे के बाद नेताओं का दौरा शुरू हो गया। सवाल यही है कि जर्जर स्कूल की सुध किसी ने क्यों नहीं ली? क्या स्कूल के शिक्षक, प्रिंसिपल, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री, इलाके के विधायक, सांसद, किसी की नजर मौत की इस इमारत पर नहीं पड़ी? शिक्षा मंत्री पहुंचे जरूर, लेकिन हादसे के बाद 7 बच्चों की जान जाने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जब घायल बच्चों का हाल लेने पहुंचे तो पहले बकायदा फोटो सेशन हुआ और फिर बच्चे की सुध ली गई। योग्य है उसके लिए फंड दे रहे हैं हम लोग ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। फिर भी कांग्रेस से कई आरोप प्रत्यारोप लगा रही है आपसे। कांग्रेस का तो बात ही मत करो, कांग्रेस तो कुछ भी कर सकती है। जी बोल रहे हैं कि आप
मैं कर रहा हूँ, मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूँ। मंत्री जी, काश ये गंभीरता आप पहले दिखाते तो बच्चों की जान नहीं जाती। संवेदनहीनता की हद देखिए। स्कूल हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने ऊपर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। भरतपुर में स्वागत समारोह हो रहा है। हादसे की खबर सुनकर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी झालावाड़ पहुंची। झालावाड़ के झालरा पाटन से वसुंधरा अभी विधायक हैं। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत यहीं से सांसद हैं। इलाका बीजेपी का गढ़ है। वसुंधरा राजे को भी अब ये लग रहा है कि लापरवाही नहीं होती तो बच्चों की जान नहीं जाती। चिन्हित हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि किसी सुरक्षित भवन में शिफ्ट हो जाते हैं। भले ही नई न बनते पर अपन सुरक्षित कर लेते हैं, तो ये स्थिति में वो नहीं होती। करीब 36 साल से झालावाड़ में वसुंधरा राजे चुनकर आती रही हैं। सवाल ये है कि क्या स्कूल के भवन दुरुस्त हो, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? अब विरोधी सवाल उठा रहे हैं और जिनकी जिम्मेदारी हादसा रोकने की थी वो टोपी ट्रांसफर के खेल में लगे हुए हैं। बहुत ही दर्दनाक है और मासूम बच्चों को पढ़ते हुए उन पर छत गिर जाए, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे बड़ा खेद है कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की उसने किया नहीं किया। सरकार को निर्णायक कदम उठाने चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं तुरंत प्रभाव से उनका त्यागपत्र लेना चाहिए। हादसे के बाद जब हंगामा मचा तो राजस्थान के शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल भी अस्पताल पहुंच गए। जख्म पर मरहम लगाते लगाते सचिव महोदय ने होनी अनहोनी की बात कह दी। अनहोनी है, परंतु ये सभी जगह स्ट्रिक्ट निर्देश है और आज पुनः सबको ताकीद किया है। सिस्टम की लापरवाही की कहानी झालावाड़ तक ही सीमित है ऐसा नहीं है। राजस्थान के सिरोही में स्कूल की छत का प्लास्टर गिर गया। घटना सिरोही के आबू रोड के पांडुरी बंजारा फली स्कूल की है। गनीमत इतनी रही कि हादसे के वक्त छात्र मौजूद नहीं थे। जिस स्कूल में ये घटना हुई वहाँ के 2 कमरे पहले से क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी वजह से बच्चे बाहर खुले में और पास की आंगनबाड़ी में पढ़ने को मजबूर थे। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कई बार उच्च अधिकारियों को इस बारे में बताया जा चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये राजस्थान के भरतपुर जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर चिकसाना के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं। दीवारों पर दरारें पड़ी हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, लोहों पर जंग लगा हुआ है। शिक्षकों को भी अब हर पल हादसे की चिंता सता रही है, लेकिन ना स्कूल बंद किया गया और ना ही इसे शिफ्ट किया गया है। पढ़ने यहाँ पे आती है, हमें बहुत डर लगता है यहाँ पे कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए। राजस्थान के बाद एबीपी न्यूज की टीम मध्य प्रदेश भी पहुंची, जहां हमने रतलाम के बिरियाखेड़ी स्थित एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की पड़ताल की। यहाँ की तस्वीरें भी डरावनी हैं। स्कूल के हालातों को देखकर इसकी हालत का पता चल रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ बाहर की तस्वीरें हैं। अंदर का मंजर तो और डराने वाला है। क्लास की छत के नीचे पॉलीथीन लगाकर बच्चे अपने भविष्य की नींव मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत तेज बारिश होती है ना, तो हम एक जगह कोने में बैठ जाते हैं क्योंकि सब जगह पानी टपकता है, सारी क्लास में पानी टपकता है। हमने जब यहाँ के शिक्षकों से बात की तो सिस्टम की लापरवाही की हैरान करने वाली कहानी सामने आई। परेशानी होती है और ये समस्या कोई आज की समस्या नहीं, बहुत पहले से। मेरे को भी अभी 3-4 साल आए हुए हैं और उसके पहले भी जैसे 8-9 साल पहले की बात है और बहुत पुरानी हो गई है ना ये बिल्डिंग, तो काफ़ी पहले से ही है। तो और हमने अपने अधिकारी जो हमसे बड़े वाले हैं उनको भी अवगत करा दिया। अधिकारियों को इस स्कूल के जर्जर हालत की पूरी जानकारी है। बावजूद इसके यहाँ क्या हो रहा है ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। कुल मिलाकर राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, सिस्टम की सुस्ती की तस्वीर हर जगह एक जैसी है। अगर इसे दुरुस्त करना है तो आपको इसके खिलाफ घंटी बजाना होगा, ताकि भविष्य में कोई और मासूम ऐसे किसी हादसे का शिकार ना हो। क्या आज बिजली के बिना जिंदगी की कल्पना की जा सकती है? जुलाई के महीने में जब उमस पसीने छुड़ा रहा है, तब यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां लोग बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। आज जब सरकार
24 घंटे बिजली सप्लाई करने को लेकर ढोल पीट रही है। यूपी में कई जगहों पर बिजली 12-12 घंटे तक नदारद है, गायब है। कई जगहों पर लोगों के सब्र का बांध भी टूट रहा है। आज जब जिंदगी में हर कदम पर बिजली की जरूरत है, लोगों को बिजली कटौती के झटके सहने पड़ रहे हैं। आप भी देखिए, बिजली की किल्लत से परेशान लोगों का दर्द और व्यवस्था में खामी के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए, घंटी बजाइए। आजकल तो कम से कम 6 या 7 घंटे कट रही है एक बार में, पता ही नहीं लगता कब आएगी लाइट। तो मतलब समझिए कि मोटर अभी हमने बंद करवा दी, चालू नहीं, अभी तक पानी नहीं आया। रोज फॉल्ट होते हैं, रात में किसी दिन लाइट पूरी नहीं आती है। शहर अलग है, लोग अलग हैं, लेकिन इनकी दिक्कत, इनकी परेशानी एक है और वो है बिजली संकट। आम जनता के संकट का जिम्मेदार है वो सिस्टम जिसकी जिम्मेदारी है जनता को कोई समस्या ना हो, लेकिन अब तो सिस्टम ही लोगों की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। उत्तर प्रदेश के कई शहर इस वक्त बिजली संकट से जूझ रहे हैं। लोगों की शिकायत है 15-15 घंटे बिजली गुल रहती है, कभी कभी तो 2-2 दिन बिजली के दीदार नहीं होते। लेकिन जब जनता मंत्री महोदय से बिजली मांगती है तो सुनिए मंत्री जी क्या कहते हैं। इस तस्वीर के पीछे की कहानी का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं जिस उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलने का दावा किया जाता है उसकी जमीनी हकीकत क्या है। यूपी में 24 घंटे बिजली मिलने के दावे की पड़ताल एबीपी न्यूज ने की है। शुरुआत राजधानी लखनऊ से करते हैं। इस गर्मी में तो बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है। ऐसे में पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है कि लेक्चर करना होता है, अब वो ऑनलाइन लेक्चर चल रहा होता है, अब उसमें लाइट चली गई और फिर बाद में 3 घंटा लाइट चले गए। मेरा तो पढ़ाई का नुकसान हो गया ना। 2 घंटे 3 घंटे के लिए कट जाना, आधे घंटे के लिए आ जाना, फिर से आधे घंटे के लिए कट जाना, पूरी रात यही दिक्कत रहती है। लखनऊ के बाद एबीपी न्यूज गोरखपुर पहुंचा। यहाँ भी हमें लोग बिजली के इंतजार में बैठे दिखे। गर्मी में हाथ वाला पंखा ही इनका सबसे बड़ा सहारा था। गोरखपुर के बिछिया मोहल्ले में जब हमने बिजली कटौती की पड़ताल की तो पता चला रात से बिजली नहीं है। कुछ देर के लिए बिजली आई भी तो ट्रांसफार्मर अधिक लोड बर्दाश्त नहीं कर पाया, नतीजा फिर वही बत्ती गुल हो गई। जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो लोग प्रदर्शन करने लगे। कटौती बढ़ गई है और लोकल फॉल्ट बढ़ गया है क्योंकि तार जर्जर हैं, तार नहीं बदले गए, पोल नहीं बदले गए। मॉर्निंग में रहती है, आफ्टरनून में फिर लाइट कट जाती है। रात में भी दिक्कत? रात में भी रहती है दिक्कत। कितनी देर इन्वर्टर चल पा रहा है? सर मेरे पास तो इन्वर्टर नहीं है, पर जिसके पास होगा वही 3 से 4 घंटे इन्वर्टर चल पा रहे हैं। वाराणसी, कानपुर, गाजीपुर, पीलीभीत, कुशीनगर, मऊ, जहाँ जहाँ एबीपी न्यूज की टीम पहुँची लोग बिजली संकट से जूझते दिखे। बिजली आती है जाती है, आती है जाती है, रात भर यही सिलसिला चलता है और आती भी है तो लो वोल्टेज की इतनी समस्या है कि पंखा डोलता नहीं, रेंगता है। ना फोन कोई उठाता है, जितने भी कर्मचारी हैं फोन करें ना फोन उठाते हैं, ना टाइम से सप्लाई मिलता है। ये हाल तब है जब बिजली की दरों के मामले में यूपी अपने पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे महंगी बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दे रहा है। इनके मंत्री जी जो कह रहे हैं वो तो आप भी जानते हो, वो कह रहे हैं कि बिजली ना आए तो मंदिर में जाके घंटा बजाइए, पूजा पाठ करिए या भगवान का नाम लीजिए। तो अच्छी बात है, हम सब लोग भगवान का नाम लेंगे, भगवान का नाम लेंगे जिससे ये सरकार चली जाए। विपक्ष के हमलों के बीच ये जानना जरूरी है कि यूपी में बिजली डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो रही है। अप्रैल में अधिकतम मांग 26,278 मेगावाट थी, आपूर्ति 26,278 हो रही है। इसी तरह मई में मांग और आपूर्ति 29,873, जून में मांग और आपूर्ति 31,486 रही, जिसका मतलब है मांग और आपूर्ति में कोई अंतर नहीं था। यूपी में बिजली की डिमांड और सप्लाई में कोई अंतर नहीं है, यानी जितनी बिजली की जरूरत है उतनी सप्लाई हो रही है। फिर बिजली लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही? उन्हें जाकर रात क्यों गुजारनी पड़ रही है? एबीपी न्यूज ने जब इस बात की पड़ताल की तो लापरवाही की पूरी कहानी सामने आई। एक आम आदमी नियम कायदों को मानता है,
बिजली चोरी नहीं करता, समय पर बिजली बिल का भुगतान भी करता है। बदले में उसे क्या मिलता है? बिजली संकट। गोरखपुर का ये ट्रांसफार्मर इसलिए फूंक गया क्योंकि ये ओवरलोड हो गया था। उपभोक्ता बढ़ गए, बिजली की खपत बढ़ गई, लेकिन ट्रांसफार्मर वही रहा। कानपुर में परेशान लोगों का प्रदर्शन तेज हुआ तो पुलिस महकमा इन्हें समझाने पहुंचा। लोग पीछे हटने को राजी नहीं हुए तो इंस्पेक्टर साहब लोगों को वर्दी की धौंस दिखाने लगे। इन्हें फिल्मी स्टाइल में हड़काने लगे। भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, रोजे भागोगे बिना लाइट, हम बता दे रहे हैं। सुन लो, पहचान लो, नाम जान लो, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। क्या करेंगे? हम बता रहे ना क्या करेंगे, समझे? फिर दूसरे के द्वारे द्वारे भागोगे, हम बता दे रहे हैं। अरे साहब, है ना साहब, 25 साल से लोगों से हम लोग लड़ रहे हैं। अरे तो गलत लड़ रही है। ऐसे में आम आदमी की हालत का अंदाजा लगाइए, जो समय पर बिजली का बिल भर रहा है लेकिन उसे बिजली नहीं मिल रही। बिजली मांगने जाता है तो बिजली विभाग जवाब नहीं देता, अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करता है तो पुलिस वाले धमकाने लगते हैं। जनता बिजली कटौती से हलकान, लेकिन जिसके ऊपर इसका हल निकालने की जिम्मेदारी है वो क्या कर रही है, आपका ये जानना भी जरूरी है। ये यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा है। पिछले दिनों मऊ पहुंचे मंत्री जी ने मंच से रामायण की चौपाई और रामायण महाभारत की कथा सुनाकर बिजली अफसरों को दुरुस्त होने की चेतावनी दी। विनय नमानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तो वही बात, भगवान राम 3 दिन प्रार्थना की, हम तो पूरा 3 साल प्रार्थना किए हैं। और अब जो है, अब प्रार्थना का समय निकल गया है। अब जो है भय बिन होय न प्रीत, वो मुझे अब वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इससे पहले मंत्री जी ने बिजली विभाग के अफसरों को खूब हड़काया भी था। अब सवाल ये है कि मंत्री जी को अचानक जनता से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? कुछ दिन पहले जब मंत्री जी जौनपुर दौरे पर थे, बिजली संकट से परेशान लोग इनके पास अपनी गुहार लेकर पहुंचे तो लोगों की समस्या का समाधान करने की बजाय मंत्री जी धार्मिक नारे लगाने लगे थे। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा, 10 मिनट, 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। जियो बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे से 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। माननीय मंत्री जी आए थे, 4 बिंदु का ज्ञापन दिया गया कि बिजली व्यवस्था में सुधार किया जाए। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार है। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, आखिर आम आदमी कब तक परेशान होता रहेगा? जब सरकार की तरफ से डिमांड के मुताबिक बिजली सप्लाई हो रही है तो लोगों को मिल क्यों नहीं रही है? तो इसके कारण कई हैं। क्षमता के हिसाब से ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे, जिससे वोल्टेज डाउन रहता है और अक्सर ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। बिजली के तार और खंबे नहीं बदले जा रहे, जिससे आए दिन शॉर्ट सर्किट होता है। समय पर मरम्मत नहीं होती, जिससे लोग कई दिन परेशान रहते हैं। बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, जो मैन पावर से, जो इन्होंने संविदा कार्मिकों को निकाल दिया और बड़े पैमाने पर स्थानांतरण इधर से उधर किया, तो पूरी व्यवस्था एक तरह से चरमरा गई है। पूरी ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं, एक हफ्ते हो जा रहा है, बदले नहीं जा रहे हैं, सिस्टम इनका ओवरलोड है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं, ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती अब किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जाएगी। इसमें सुधार करना ही होगा, लेकिन जब तक हमारा सिस्टम दुरुस्त नहीं होता तब तक आम इंसान इसी तरह परेशान होता रहेगा, जिसके खिलाफ घंटी बजाना जरूरी है। सिस्टम की नींद खुल सकती है, वो दुरुस्त हो सकता है और ये संभव है आपकी 1 घंटी से। इसलिए उठाइए फोन, बजाइए घंटी, क्योंकि यही सही वक्त है जब आपकी 1 घंटी लापरवाह सिस्टम को करेगी दुरुस्त। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए ABP न्यूज़। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।